Good morning, everyone. Before starting with the economic times, there was a doubt that how can we get the PDF of economic times newspaper? So I have a Telegram channel which you can join. The link is in the description in which I share the daily PDF of economic times, as you can see on the screen as well. So let's start with the economic times. Tata set to launch 1.3 billion raise for Big Basket and 1mg. टाटा डिजिटल रेस के अंदर वापस आना चाहता है मतलब है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है बट वो इनको बूस्ट करना चाहता है बिकॉज अगर आप नंबर्स देखेंगे तो बिग बास्केट और वन एम जी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना इनके कंपेटिटर्स ब्लिंकिट जोमेटो ब्लिंकिट जेप्टो एक्सेट्रा एंड वन एम जी के लिए आपका फार्मीजी ये सब कर रहे हैं परफॉर्म। तो इनके लिए ये कैपिटल रेज करना चाहते हैं ताकि ये एक्सपैंड कर सके। 1.3 बिलियन का इनका टारगेट है रेज करने का। बिग बास्केट के लिए ये लोग ने 1 बिलियन रखा है और बाकी 300 मिलियन फॉर वन एम जी। नाउ इसके अंदर ये इनके दो प्राइम डिजिटल एसेट्स हैं। सिटी एंड मोएलिस बैंक को इन्होंने रखा है टू हेल्प इन दिस फंड रेज। टाटा सन्स ऑलरेडी 2 बिलियन खर्च कर चुका है अपने नियो सुपर ऐप के ऊपर और इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी है अभी तक। एक इसके अंदर टर्म है फीलर्स। फीलर्स मतलब होता है कि आप किसी के पास जो ये सिटी बैंक और मोएलिस बैंक है ये कई सारे कैनेडियन और एशियन सोवरेन फंड्स और बैंक्स के पास गए पेंशन फंड्स के पास गए हैं। इनको इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर टेंटेटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस डील, विल यू इन्वेस्ट इन दिस डील, ये टेंटेटिवली बताया पूछा गया है उनसे। एप्पल रिएप्स बम्पर मार्च हार्वेस्ट इन प्री टैरिफ इंडिया। सो आपको पता है कि जो टैरिफ्स लगे हैं इंडिया के ऊपर वो बढ़ गए हैं मतलब 26% हो गए हैं इन दिस मार्केट रिटेल मार्केट जो एप्पल के लिए रेलेवेंट है। तो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स जो एप्पल के लिए रेलेवेंट है। तो उन्होंने क्या किया है सिंस ये टैरिफ्स अप्रैल के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे तो उन्होंने मार्च के अंदर अपना पूरा स्टॉक अप कर लिया है। तो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे मार्च टू मार्च तो 11,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हुए थे मार्च 24 में। मार्च 25 में वो 20,000 करोड़ के हो गए हैं। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ जस्ट मार्च। 1.5 लाख करोड़ के हुए हैं FY25 में और 85,000 करोड़ के हुए थे FY24 में। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 1.5 लाख करोड़ आईफोन्स बेसिकली मतलब रुपी वर्थ ऑफ आईफोन्स एक्सपोर्ट हुए हैं FY25 में। बट अगर आप इसको FY24 के एज अ होल स्मार्टफोन से मतलब नॉट जस्ट आईफोन सारे फोन मिला के कंपेयर करेंगे तो दैट वाज जस्ट 1.3 लाख करोड़ रुपीस जिसके अंदर से 85,000 करोड़ रुपीस वाज आईफोन। तो मतलब आईफोन आईफोन ऑफ दिस ईयर इज ग्रेटर देन एनी फोन ऑफ FY24 in terms of exports value. Glass half full. India could take big gulp of US dairy export market. यूएस डेयरी एक्सपोर्ट करता है हम सबको पता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। यूएस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट वो भी सेकंड लार्जेस्ट या टॉप थ्री में एक्सपोर्टर्स में नहीं आता है। टॉप थ्री डेयरी एक्सपोर्टर्स आपके सामने है न्यूजीलैंड जर्मनी यूएस बहुत रेलेवेंट हो सकता है कभी आपको काम आ सकता है। इंडिया बट काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है $272 मिलियन की एक्सपोर्ट है। 33 मिलियन उसके अंदर से यूएस पे एक्सपोर्ट होता है। तो अच्छा अब आप सोचेंगे कि यूएस एक्सपोर्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है सेकंड लार्जेस्ट और वो इंपोर्ट भी करता है तो हाँ करता है उनकी नीड्स बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स में है उनका एक्सपर्टीज जो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाकी वो इंपोर्ट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया की ये सारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस आप देख सकते हैं लिस्ट वन में नहीं है। यूएई सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह है। तो बेसिकली इस न्यूज के अंदर ये बोला गया है जो अमूल के चीफ है वो ये कह रहे हैं कि यूएस ने इनएडवर्टेंटली सीडेड हाफ ऑफ इट्स डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट टू इंडिया। मतलब इनएडवर्टेंटली मतलब होता है विदाउट इंटेंशन और सीडेड मतलब होता है गिव अप। उन्होंने ना चाहते हुए गिव अप कर दिया है अपना मेजोरिटी मतलब अपना हाफ ऑफ द डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट। तो हो सकता है कि अब ये जो दूसरी कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया जापान चाइना ये इनके ऊपर टैरिफ लगा दे। इस पूरी न्यूज में सबसे बड़ी बात है कुड। ऐसा हो सकता है कि इंडिया यूएस के डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट को खा जाएगी बट ऐसा होना डिपेंडेंट है। अगर जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर यूएस ने अपनी टैरिफ को बढ़ा दिया है अगर वो लोग भी टैरिफ को बढ़ाते हैं
तब ऐसा होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। आरबीआई लाइकली टू गो फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट। रेट कट का मतलब होता है रेपो रेट कट। रेपो रेट यानी जिस रेट पे सेंट्रल बैंक बैंक्स को लेंडिंग करता है, तो वो अगर सस्ते रेट पे होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं इंडिया में एज अ होल ये लोग मनी सप्लाई बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। स्टांस एक होता है, स्टांस मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा। एक होता है रेट, मतलब रेपो रेट क्या है आरबीआई का आजकल, और एक होता है स्टांस। स्टांस मतलब कि किस तरह के एक्शंस वो लेना चाहता है। तो स्टांस तीन तरह के, चार तरह के होते हैं ब्रॉडली। पहला होता है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब मनी सप्लाई इंडिया के अंदर आरबीआई बढ़ाना चाहता है, और उसके अंदर रेट हाइक तो बिल्कुल नहीं होगी। रेट को कम ही होने वाला होगा, जैसे अभी हो रहा है। तो ये हो गया अकोमोडेटिव स्टांस। काफी टाइम से अकोमोडेटिव स्टांस के अंदर ही चल रहा है, बिकॉज अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो आप अकोमोडेटिव स्टांस की तरफ जाते हैं। न्यूट्रल स्टांस सजेस्ट द सेंट्रल बैंक कैन ईदर कट रेट और इंक्रीज रेट। ये एक दूसरी तरह का स्टांस है। स्टांस मतलब कैसा ओपिनियन है, कैसा माइंडसेट है आरबीआई का। तो अगर न्यूट्रल स्टांस करने की बात हो रही है, जो कि आज के पेपर में भी हो रही है, कि आरबीआई को ऐसा लेना चाहिए, ऐसा स्टांस को मतलब अपॉइंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ वॉर हो रहा है उसके लिए काफी ज्यादा फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है पूरी इकोनॉमी के अंदर, तो न्यूट्रल स्टांस की डिमांड हो रही है। न्यूट्रल स्टांस में कुछ भी हो सकता है, रेट कट भी हो सकता है, रेट इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो ये हो गया। तो इसके बाद हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस मतलब द सेंट्रल बैंक टॉप प्रायोरिटी इज टू कीप द इन्फ्लेशन लो। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करेगा? पैसे को काट के करेगा। तो वो मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, तो वो अपने रेट को बढ़ाएगा ताकि मनी सप्लाई पूरा कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। तो यही होता है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये दो लीवर्स होते हैं जो आरबीआई को एज अ सेंट्रल बैंक बैलेंस करने होते हैं। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का यही काम होता है, ये दोनों लीवर्स को मैच कर पाए ढंग से। इसके बाद हाँ, तो ये जो हमारे मेनली जो एक्सपर्ट्स हैं वो न्यूट्रल स्टांस की डिमांड कर रहे हैं पूरे आरबीआई से। अपनी इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होने वाली है, जो आज स्टार्ट होने वाली है। मंडे डाउन स्टॉक मार्केट्स होल्ड देयर ब्रेथ। मतलब मंडे, बहुत बेसिक न्यूज है एक्चुअली। ये एक रिपोर्टर है, जिम क्रेमर, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ब्लैक मंडे, जो कि अक्टूबर 1987 को हुआ था, जिसके अंदर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डीजीआईए 22.6% गिरा था, वैसा कुछ आज हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट खुल चुका है, आप जाके देख भी सकते हैं। ग्लोबल विस्की ब्रांड्स से चीयर्स एज इंडियंस बेग टू डिफर। मतलब बेसिक, बहुत बेसिक, मैं कट कर देता हूँ न्यूज को। इसके अंदर कुछ कई सारे नेशंस हैं जिन्होंने इंडिया के साथ टाइज बनाने की एक्सपेक्टेशन रखे। मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा बंदा हो जो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को ले सके। तो वो कौन से हैं? डेनमार्क, इसराइल, रोमेनियन, कारपथियन, ये सब नेशंस हैं जो अपनी विस्की को इंडिया में सेल करना चाहते हैं और इंडिया को ऐसा मार्केट देखते हैं। यूपीआई स्पीड बम्प वाइडनिंग बेस श्रिंक्स ग्रोथ रेट। इसके लिए आपको बस एक पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है, ये वाला। इसके अंदर क्या है बेसिकली, कि ऑलरेडी यूपीआई के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मेट्रिक ये लोग यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर से मार्च 24 और मार्च 23 के कंपैरिजन में 54.7% की ग्रोथ हुई थी, और मार्च 24 में 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए। अभी ये नंबर बढ़ के 18 मिलियन ट्रांजैक्शन पे चला गया है। बट ये इंक्रीज कम आपको दिखेगा, यानी कि 54% से इंक्रीज कम होके 36% हो गया है। ये एक साइन होता है सैचुरेशन का, यानी कि अब अ, उतना ज्यादा स्कोप और बढ़ने का नहीं बचा है। यानी कि अब आपका इंक्रीज का ग्राफ ऐसे इस तरीके से जा रहा है। जब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका इंक्रीज का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। प्लेट्यू हिट हो रहा है, मेच्योरिटी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर आप अब सोचेंगे तो कुछ टाइम से आपको कोई नया यूपीआई प्लेयर भी नहीं दिखा है मार्केट के अंदर, तो ये भी एक इसका इंडिकेशन हो सकता है। इसके बाद चलते हैं जो और दूसरा रेलेवेंट पेज होता है फर्स्ट पेज के अलावा। हाँ, ये एडिटोरियल का पेज है। अगर आपको ये भी चाहिए कि मैं कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है वो है हमारा मार्केट वाला। मैं एक बार सो मैं अगेन बहुत ही कट शॉर्ट करके ही कवर करता हूँ न्यूज को। बियरिश निफ्टी फेसेस रेजिस्टेंस एट 23,000। तो अब निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी अभी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गिर गया है।
22,000 पे आ गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई है एक्चुअली। 3.8% से गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो बेसिकली न्यूज के अंदर भी यही था, बट अभी रेलेवेंट नहीं है। न्यूज के अंदर ये था कि लास्ट टाइम का जो मार्केट का क्लोजिंग था दैट वाज 22,900। तो वो लोग कह रहे थे कि 23,000 इज द रेजिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली अब तो 1,000 पॉइंट का इंक्रीज आना इस मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। ब्रो बीटन मार्केट्स क्लच एट स्टॉल्स, इन्वेस्टर्स टेकिंग वन एट टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट के अंदर, और लोग एक दिन एट अ टाइम आज के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पोजीशंस को नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। टर्बुलेंस ahead but D street likely to retest recent lows, मतलब टर्बुलेंस है यानी कि अनसर्टेनिटी है, मूव्स आ सकते हैं बड़े बड़े। बट दलाल स्ट्रीट, मतलब हमारे इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, मेनली सेंसेक्स की बात होती है जब दलाल स्ट्रीट बोला जाता है, तो वो अपने रीसेंट लोज को रीटेस्ट करेगा, मतलब और नीचे जाएगा ऐसा कम चांसेस है, जो कि गलत, मतलब ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा चार्ट के अंदर 22,000 पे चला गया एकदम से। डाउनग्रेड्स पेपर इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बुक्स ऑल ग्रेड्स नॉट डाउन yet। बेसिकली एक पेपर इंडिया नाम की कंपनी है जिनको इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है न्यूज का, ये कहीं पे बताया नहीं जा रहा। यूएस टैरिफ वॉर्स को इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से ही पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि हर चीज अच्छी है इंडिया के ऊपर, मतलब हर चीज के ऊपर बेनिफिट। आपने ऊपर भी देखा ग्लास हाफ फुल वाली न्यूज थी, अमूल जो के जो चीफ बोल रहे हैं। बट ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर रेट जो इंक्रीज हो गया है उसके वजह से उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट हैवी जो सेक्टर है वो डिटेरिएट होगा। तो वो कहीं पे नहीं बताया गया है, वो बस पूरे पेपर के अंदर एक जगह एक लाइन लिखी हुई है। और क्यों? क्योंकि ये एक बायस्ड न्यूज़पेपर है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं। आईटी और ऑटो कंपोनेंट्स वो सेक्टर्स हैं जो हिट लेंगे बहुत बड़ा, और उसी लिए ही निफ्टी पूरा डूब रहा है। आपको पता ही है कि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है उसके अंदर ऑटो और आईटी बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए निफ्टी और एज अ होल मार्केट भी नीचे जा रहा है। तो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप अगेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज ऑफ टुडे।